कहानी की शुरुआत होती है टोक्यो के एक अंडरग्राउंड अरीना से, जहां बड़ी संख्या में अमीर लोग एक खतरनाक फाइट देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। वजह साफ थी, ये फाइट दो मॉन्स्टर्स के बीच होने वाली थी। इस लड़ाई का नियम बहुत क्रूर था, जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए, फाइट खत्म नहीं होगी। इन क्रिएचर्स को प्लेयर्स कहा जाता था। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि इनके पास अपनी कोई सोच नहीं थी, ना इनके अंदर इमोशंस थे और ना ही ये खुद से कुछ सोच सकते थे। ये बस एक ही काम के लिए बने थे, आपस में लड़ना। अमीर लोगों को इनकी लड़ाई देखना बेहद पसंद था, इसी वजह से वे इन पर पैसे लगाते थे। धीरे धीरे पूरा अरीना एक बड़े गैम्बलिंग अड्डे में बदल चुका था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात एक प्लेयर अपने कंटेनमेंट सेल से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सबसे पहले उसी साइंटिस्ट को मार देता है जो उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद जब वो सबके सामने आता है तो वो दूसरे प्लेयर से लड़ने के बजाय उससे कहता है, यहाँ मौजूद हर इंसान को मार दो। हैरानी की बात यह थी कि दूसरा प्लेयर उसकी बात मान लेता है और वहां मौजूद जितने भी अमीर लोग थे उन सबकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस भयानक हादसे के बाद कम से कम 13 प्लेयर्स उस जगह से भाग निकलते हैं और आम इंसानों के बीच जाकर छिप जाते हैं। इसी अफरा तफरी के दौरान हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम कंजाकी होता है, जो एक छोटे बच्चे को लेकर वहां से भाग रहा होता है। उसका बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कंजाकी रुकता नहीं। दरअसल ये बच्चा इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अमांगी कॉरपोरेशन ने प्लेयर्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। हालांकि साइंटिस्ट को यह डर पहले से था कि एक दिन सारे प्लेयर्स बेकाबू हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया था जो सभी प्लेयर्स को खत्म कर सकता था, और उस वेपन का नाम रखा गया था जेट। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो वेपन कोई मशीन नहीं, बल्कि वही छोटा बच्चा था जिसे कंजाकी अपने साथ भाग गया था। कंजाकी का मानना था कि इस बच्चे को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का पूरा हक है, इसलिए आगे चलकर उसने उसे अपने ही बच्चे की तरह पाला। उसका नाम जिन रखा, और ताकि दोनों कभी पकड़े ना जाएं, कंजाकी ने स्लम एरिया में रहने का फैसला किया। लेकिन अमांगी कॉरपोरेशन के लोग अब भी उस वेपन की तलाश में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जिन अब बड़ा हो चुका था, और वो ऐसी जगह रहता था जहां ना पीने का पानी था, न बिजली और ना ही कोई उम्मीद। बस किसी तरह जिंदा रहना ही मकसद था। जिन कभी स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि कंजाकी के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने काम करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी आदमी स्लम में रहने वाले बच्चे को काम देने के लिए तैयार नहीं था। इसी मजबूरी में जिन ने खुद का ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उसने रखा हीरोइज्म। यानी जब भी कोई इंसान मुसीबत में होगा, जिन उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए होंगे। एक दिन 3 बदमाश एक लड़की को घेर लेते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी की बात सुनने की आदत नहीं है। तभी वहां जिन आ जाता है। वो लड़की से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए होंगे, और लड़की मजबूरी में मान जाती है। इसके बाद जिन नीचे उतरता है और एक एक करके उन तीनों बदमाशों को बुरी तरह हरा देता है। जिन को लड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्म से ही फाइटिंग करता आ रहा हो। ये सब देखकर लड़की हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि इतना छोटा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद वहां एक और लड़का पहुंचता है जिसका नाम कोगा होता है, और वो अपने हीरो आउटफिट में होता है। आते ही वो जिन से शिकायत करता है कि उसने बैकअप के लिए उन्हें क्यों नहीं बुलाया, और गुस्से में उसे समझाने लगता है कि उसे टीम वर्क सीखना होगा। इसी दौरान उसकी बहन कोनोहा बीच में आकर उसे शांत होने के लिए कहती है। यहीं हमें पता चलता है कि कोगा बचपन से एक टीवी शो देखता आया है जिसका नाम अल्फा था, जहां एक सुपर हीरो मासूम लोगों की जान बचाता है। उसी शो को देखकर कोगा ने तय कर लिया था कि उसे भी एक दिन हीरो बनना है। इसी सपने की वजह से वो हमेशा जिन के साथ शहर में घूमता रहता है, ताकि लोगों की मदद कर सके और खुद को एक हीरो बनते हुए देख सके। जिन को ये सारी बातें बेकार लगती हैं, लेकिन फिर भी वो कोगा के साथ रहता है, क्योंकि कोगा उसका इकलौता दोस्त है। इसके बावजूद दोनों के बीच एक बड़ा फर्क है। जहां कोगा सबसे पहले एक क्रिमिनल को देखता है, वहीं जिन सबसे पहले उस इंसान को देखता है जो मुसीबत में होता है। कोगा सिर्फ बुरे लोगों को हराना चाहता है, जबकि जिन अपने काम के बदले पैसे मांगता है, क्योंकि जिन एक ऐसी सच्चाई समझता है जिसे कोगा कभी नहीं समझ पाएगा। कोगा एक अमीर परिवार से आता है और सिर्फ लोगों की जान बचाने से पेट नहीं भरता। यही वजह है कि जिन उस लड़की से पैसे मांगता है, लेकिन कोगा उसे लेने से मना कर देता है और लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वो जिन को समझाता रहता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना कुछ मांगे। इसके बाद जब ये तीनों पार्क में होते हैं, तभी यहाँ पे जिन देखता है कि कोनोहा के हाथ में बैंडेज है। फिर वो अपना भी हाथ का बैंडेज दिखाता है और बताने लगता है कि देखो, मेरे हाथ पे भी एक समय चोट लगी थी, जिसके बाद से ये रिंग वाला जो मार्क है मेरे हाथ पे रह गया है, जिसको मैं एंजल रिंग भी बोलता हूँ। अब वैसे तो कंजाकी ने मना किया था जिन को कि अपने हाथ का निशान कभी किसी को दिखाना मत, लेकिन जिन इन दोनों को अपना दोस्त मानता है, इसलिए जिन ने यहाँ पे इन दोनों को अपना हाथ का निशान दिखा दिया। और फिर यहाँ पे कोनोहा बताती है कि मेरे हाथ में कट लग गया था, यही कारण है कि मैंने बैंडेज पहना है। तब यहाँ पे जिन बोलता है कि अपने हाथ पे थूक लगा लो, तो उससे तुम्हारा जो कट है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे डैड ने बताया है कि ह्यूमंस के पास नेचुरल हीलिंग पावर है। लेकिन यहाँ पे जिन कितना गलत है उसको नहीं पता। फिर इसके बाद जब जिन अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको वही लड़की मिलती है जिसकी उसने जान बचाई थी।
और यहाँ पे ये लड़की जिन को पैसे भी देती है और बताती है कि मेरा नाम है अकीमी। और यहाँ पे अकीमी उसको अपना बिजनेस कार्ड भी देती है और बोलती है कि अगर कभी हम फिर से मिले तो मैं तुम्हें अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। फिर रात हो जाने के बाद जब जिन अपने घर पे आता है तो वो कुछ अजीब देखता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके थे। फिर वो तुरंत ही भागता है कंजाकी के पास और यहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि कंजाकी नीचे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कंजाकी बहुत ही ज़्यादा घायल था, लेकिन यहाँ पे जिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर जितने भी लोगों की डेड बॉडी जिन ने देखी थी उन सबको देखने के बाद यहाँ पे जिन को ऐसा लग रहा था कि सब लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे जिन अपनी थूक का इस्तेमाल करता है ताकि वो कंजाकी के चोट को ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पे कंजाकी ये देख के शांत था, क्योंकि उसे पता था कि जो बात उसने जिन को बताई है वो झूठ है। अब यहाँ पे जिन पूछने लगता है कि सब लोग सो के रहे हैं। यहाँ पे कंजाकी उसको बताता भी है कि वो लोग सो नहीं रहे, वो लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब यहाँ पे कंजाकी के पास जितनी भी ताकत बची थी वो उस ताकत का इस्तेमाल करता है और जिन को गले लगा लेता है और आखिरी में बस इतना बोलता है कि लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं होता, और इतना बोलने के बाद वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पे जिन को ऐसा लग रहा होता है कि उसके डैड बस थक गए हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपने डैड को एक कार्ट के अंदर डालता है और भरी बरसात में उनको क्लिनिक लेकर के जाता है। लेकिन क्लिनिक का जो ओनर होता है वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जिन के पास अच्छे खासे पैसे नहीं थे। इसलिए वो बोलता है कि अपने मरे हुए डैड को कहीं और लेकर के जाओ। फिर इसके बाद जिन अपने डैड को दूसरे क्लिनिक लेकर के जाने लगता है और रास्ते में वो कई सारे घरों को देखता है। घर के अंदर जो खिड़की थी वहाँ से उसको दिखाई दे रहा होता है कि घर के अंदर रहने वाले लोग कितने खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन ये बातें यहाँ पे जिन को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि कभी भी उसको इतना प्यार मिला ही नहीं। और फिर इसके बाद जिन यहाँ पे कुगा को कॉल करता है और ये फ़ोन भी कुगा ने ही जिन को दिया था। लेकिन यहाँ पे कुआ के फादर को पता चल गया था कि कुगा हीरो वाले काम कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उसका फ़ोन तोड़ देते हैं। और यहाँ पे जब कॉल कट जाती है तब जिन को ऐसा लग रहा होता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जिन को उस बिजनेस कार्ड के बारे में याद आता है जो कि अकीमी ने उसको दिया था। वो तुरंत यहाँ पे अकीमी से मिलने के लिए जाता है और उसके बाद अकीमी उन दोनों को ले आती है हॉस्पिटल में। और यहाँ पे 2 डिटेक्टिव भी आते हैं जो कि कंजाकी की डेड बॉडी के ऊपर घाव को देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये काम उसी सीरियल किलर का है जिसकी तलाश पुलिस को है, क्योंकि इससे पहले भी उस सीरियल किलर ने कई सारे मासूमों की जान ली है। अब इधर पे डिटेक्टिव सायामा जिन को देखने के बाद समझ जाते हैं कि जिन अंदर से टूट गया है। वो तभी जिन के पास जाते हैं और उसको एक पेंडेंट देते हैं और बताते हैं कि ये हमें कंजाकी के पास से मिला है, और कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो तो हमेशा उम्मीद की तरफ देखना। लेकिन यहाँ पे तो जिन को उम्मीद का मतलब भी नहीं पता था, इसलिए वो जिन को ले जाते हैं अकीमी के पास और बताते हैं कि आज से यही तुम्हारी नई उम्मीद है। और यहाँ पे अकीमी मान जाती है जिन को अपने साथ रखने के लिए। वो जिन को अपने घर पे ले आकर के फैमिली मेंबर की ही तरह ट्रीट करती है। वो जिन को अच्छा खाना भी देती है, और जब दोनों नहा रहे होते हैं तो जिन को बताती है कि आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और फिर वो जिन से पूछती है कि क्या तुम अपनी माँ के साथ कभी नहाए हो। लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि मुझे नहीं पता मेरी माँ कौन है, मुझे ये बताया गया था कि मेरे जन्म के वक्त ही उनकी मौत हो गई थी। और ये सुन के अकीमी उसको गले लगा लेती है। और यहाँ पे जिन को अलग तरीके का इमोशंस एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे जिन रोने लगता है, क्योंकि दूसरी बार उसको किसी ने इतने ज़ोर से गले लगाया है, क्योंकि पहली बार उसके डैड ने उसको गले लगाया था मरने से पहले। लेकिन इनकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन जब ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं तभी एक लंबी सी जीभ यहाँ पे अकीमी के पेट के आर पार चली जाती है। और ये वही सीरियल किलर है जिसके बारे में डिटेक्टिव ने इन दोनों को बताया था। ये बेसिकली एक प्लेयर है जो कि छिपकली टाइप का मॉन्स्टर है, और ये अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है ब्लेड की तरह ताकि लोगों की जान ले सके। और यहाँ पे ये जो प्लेयर होता है ये बात रिवील करता है कि मैं जिन को कब से ढूंढ रहा था, और जिन को ढूंढने के लिए ही मैंने स्लम के सारे लोगों की जान ली थी। अब यहाँ पे जिन तुरंत ही अकीमी के सामने खड़ा हो जाता है ताकि अकीमी की जान बचा सके। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर होता है वो उसके सीने के आर पार अपना जीभ पहुंचा देता है और उसके बाद उसको दूर फेंक देता है, और फिर वो जिन की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि उसकी जान ली जा सके। लेकिन यहाँ पर बीच में अकीमी आ जाती है। अकीमी यहाँ पे उसको धक्का तो दे देती है, लेकिन इस चक्कर में उसके चेहरे पे कट लग जाता है। और फिर ये देखने के बाद यहाँ पे जिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी आंख का रंग बदल जाता है और उसका एंजल रिंग ग्लो करने लगता है। और यहाँ पे जिन के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि उसकी पूरी बॉडी ही बदल जाती है। ऐसा लग रहा था कि जिन खुद एक डीमन हो, और ये दूसरा प्लेयर समझ जाता है कि वो बचने वाला नहीं है।
है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जिन उसको मौका ही नहीं देता और फिर यहाँ पे जिन तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देता है और उसके मरते ही यहाँ पे जिन वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। लेकिन वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सारी पावर को झेल नहीं पाती। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने अकीमी को देखता है। यहाँ पे अकीमी के चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा कट लग गया है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा स्कार उसके चेहरे पे है। लेकिन उसके बावजूद भी अकीमी यहाँ पे जिन को देख के खुश थी और उसको गले लगा लेती है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिन अब बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जिन अभी भी हीरो वाले काम करता है, यानी कि वो लोगों की जान तो बचाता है लेकिन उसके बदले में उसको पैसे चाहिए। और वहीं पे अकीमी एक फूड स्टॉल चलाती है जहाँ पे उसका सपना ये है कि वो कैसे भी करके इतने पैसे इकट्ठा कर ले कि वो जिन को एक अच्छे स्कूल में भेज सके। लेकिन यहाँ पे जिन बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और वहीं पे हम देखते हैं कूगा को, जो कि अमागी फैमिली का गोल्डन बॉय बन चुका है और वो अपनी ही स्कूल के सॉकर टीम का कैप्टन है और आज कई सारे लोग उसके फैन भी हैं। लेकिन यहाँ पे वो अभी भी ऑब्सेस्ड है हीरो बनने में। और एक पार्टी के दौरान जब होस्ट उससे पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे कूगा बताता है कि मुझे हीरो बनना है और सबकी मदद करनी है। लेकिन ये सुनने के बाद पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो सब हंस रहे होते हैं कूगा के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कूगा नहीं हंसता क्योंकि कूगा ने जो बोला है वो उसको करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कूगा ने खुद की एक टीम बना के रखी है और ये सारे टीम के जो उसके मेंबर्स हैं ये सारे अमागी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं जिनको बिलीव है कूगा के ऊपर। और इन लोगों ने कूगा के लिए कई सारे गैजेट्स भी बनाए हैं और रात हो जाने के बाद ये लोग पूरी सिटी में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि क्राइम होने से पहले उसे रोका जा सके। लेकिन फिर एक दिन एक प्लेयर जिसके पास फायर की पावर है वो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को जला रहा होता है और यहाँ पे कूगा को ऐसा लगता है कि उसके पास ये अच्छा मौका है ताकि वो सबको दिखा सके कि वो किस तरीके का हीरो है। वहीं पे जिन को भी सेंस हो जाता है कि एक प्लेयर पूरी बिल्डिंग को जला रहा है, तो इसलिए वो भी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और फिर ये दोनों एक ही समय पे बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। और बिल्डिंग के अंदर एक फैमिली फंसी हुई थी जहाँ पे माँ बेहोश हो गई थी और यहाँ पे कूगा पूरे रिस्क को कैलकुलेट करता है और बताता है कि हम केवल बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन उसकी बात नहीं सुनता, वो बोलता है कि मैं सबको बचाऊंगा। फिर उसके बाद वो उन तीनों को बेड के ऊपर डाल देता है और बोलता है कि बेड को टाइटली पकड़े रखना। और उसके बाद वो पूरे बेड को नीचे धकेल देता है दूसरे फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे जिन को पता था कि ये फ्लोर कभी भी गिर सकता है। अब यहाँ पे कूगा को लगता है कि शायद उसकी कैलकुलेशन सही थी और वो यहाँ पे जिन को बोलता भी है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि हम सबको नहीं बचा पाएंगे, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि मेरी विल पावर कहती है कि हम सबको बचा लेंगे। और इसके बाद जब जिन नीचे आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे पूरी फैमिली को उसने बचा लिया है। लेकिन अभी जिन का काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि प्लेयर अभी भी बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि जिन अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि जो एक्टिवेशन गम है वो घर पे ही भूल आया था। ये एक ऐसा गम है जो कि अमागी कॉर्पोरेशन ने जिन के लिए बनाया था ताकि जिन यहाँ पे अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सके और उसको हर बार इमोशनल ट्रॉमा का मदद ना लेना पड़े अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और क्योंकि यहाँ पे जिन के पास अभी गम नहीं है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और तब तक प्लेयर उसको ढूंढ लेता है। यहाँ पर प्लेयर को पता होता है कि जिन की पावर क्या है, इसलिए तुरंत ही अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है और फिर वो लगातार जिन को पीटने लगता है। इसके अलावा वो जिन को ये बात भी बताता है कि हम प्लेयर्स इंसानों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, इसलिए हमें अब इंसानों से छुपने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिन इसको बोलता है शांत रहने के लिए और इस प्लेयर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना हाथ जिन के सीने के आर पार कर देता है। लेकिन यहाँ पे दर्द की वजह से अब जिन अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका जो रिंग होता है वो चमकने लगता है और फिर यहाँ पे जिन बदल जाता है जेड में, यानी कि वो वेपन जिसको अमागी कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था, और वो तुरंत ही प्लेयर का एक हाथ काट देता है। इसके बाद वो कूगा का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है ताकि यहाँ पे प्लेयर अपने आप को हील ना कर पाए और उसके बाद वो प्लेयर को गले से पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो चेहरे के चारों तरफ एक शील्ड बनाता है जिसके अंदर हवा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जिन को पता होता है कि फ्लेम्स को लगातार जलते रहने के लिए एयर की मदद लगती है। इसीलिए वो शील्ड के अंदर से सारी हवा निकाल देता है और यहाँ पे प्लेयर सांस नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जिन का दिल काम करना बंद कर देता है और वो जो नीचे गिर रहा होता है तभी उसका जो पेंडेंट होता है वो उसके गले में से निकल करके नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे जिन की ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इनकम्प्लीट था और उसकी बॉडी उसको झेल नहीं पाई। अब यहाँ पे कोनोहा ये सब देख लेती है, वो तुरंत ही उसका पेंडेंट उठाती है और उसकी तरफ जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे फायर फाइटर्स उसको ऐसा करने से रोक देते हैं और यहाँ पे जिन को तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इधर पे प्रेस मीटिंग के दौरान हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई कूगा की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि हर किसी को लग रहा होता है कि कूगा ने फैमिली को बचाया था। यहाँ पे उसके फादर कूगा की तारीफ भी कर रहे होते हैं सबके सामने और ऊपर से अपनी ही कंपनी के जो गैजेट्स होते हैं उनकी भी तारीफ कर रहे होते हैं ताकि फ्री में प्रमोशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे कूगा को सच्चाई पता थी कि फैमिली को जिन ने बचाया था, लेकिन उसके फादर ने ही उसको बोला था चुप रहने के लिए। और यहाँ पे कूगा के ग्रैंडफादर को भी पता चल जाता है जिन के बारे में। ग्रैंडफादर ने ही ये पूरी कंपनी स्टार्ट की थी और प्लेयर्स को बनाया था और इसके अलावा उन्होंने ही उस वेपन को बनाया था जिसको लेकर के कंजाकी भाग गया था। और फिर वो अपने आदमियों को बोलते हैं कि जिन को ठीक करो। अब यहाँ पे जैसे ही जिन को होश आता है वो अपने सामने देखता है एक मॉन्स्टर जिसने कि अकीमी को पकड़ के रखा था
और ये देखने के बाद जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका रिंग फिर से चमकने लगता है और यहाँ पे जिन गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो अपनी बॉडी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है जेड के अंदर और यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि अकीमी को जाने दो, और वो तुरंत यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर एक दरवाजे को तोड़ता हुआ एक दूसरे रूम में आ जाता है। अब यहाँ पे जिन लगातार उसके ऊपर हमला तो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सबको पता होता है कि जिन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अभी कंप्लीट नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे जिन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाता है। वो तभी यहाँ पे जिन को लगातार पीटने लगता है और बोलता है कि तुम कमजोर हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि जिन हार मान लेगा। जिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है और यहाँ पे जिन केवल एक सिंगल पंच में ही इस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन तभी जिन का ध्यान जाता है मिरर की तरफ, जहाँ पे वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख के डर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है और यहाँ पे वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट यहाँ पे लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे, वो बताते हैं कि जिन का ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर वो इसी रूप में ज्यादा देर तक रहेगा तो उसकी बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जेड वाले अवतार में जिन तब तक रहेगा जब तक कि उसके आसपास के सारे प्लेयर्स मर नहीं जाए। और रूम के अंदर एक और प्लेयर होता है और ये कोई और नहीं बल्कि अकीमी होती है। लेकिन यहाँ पे जिन को इस बात पे बिलीव नहीं होता। वो तुरंत यहाँ पे मीसुगा और उसकी पूरी टीम को बोलता है कि इस चीज़ को अभी बंद कर दो और अकीमी को फिर से नॉर्मल बना दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि जिन कुछ कर पाता, तुरंत ही वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है और वो यहाँ पे आने के बाद अकीमी का भेजा उड़ा देता है। ये देखने के बाद यहाँ पे जिन अपने नॉर्मल अवतार में आ जाता है और रोने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे मीसुगा ही उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि जो अकीमी तुम्हारे सामने मारी गई है वो रियल अकीमी नहीं है, ये बल्कि उसका एक क्लोन है। और ये हमने इसलिए किया था ताकि हम लोग तुम्हारे इमोशनल चीज़ों को टेस्ट कर सकें। और जो रियल अकीमी है वो अभी जिंदा है, अपना फूड स्टॉल चला रही है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता कि जिन के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मित्सुगा अपना इंट्रोडक्शन देता है और यहाँ पे जिन को बताता है कि मैं ही हूँ अमागी कॉरपोरेशन का चेयरमैन और मैंने ही सभी प्लेयर्स को क्रिएट किया था। और फिर वो यहाँ पे जिन को उसके पास्ट के बारे में भी बताता है। वो बताने लगता है कि जिन एक वेपन के तौर पर बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था जेट का, और तुम्हारा काम यही था कि तुम्हें सभी प्लेयर्स को मारना है। लेकिन कंजाकी का ऐसा मानना था कि तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीने देना चाहिए। यही कारण था कि वो हमारे लैब से तुम्हें चुरा करके भाग गया था और उसने अपनी ही बेटी की तरह तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो ह्यूमंस के बीच में जाकर के छुप गए हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमंस के साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि लगातार ह्यूमंस को खत्म कर रहे हैं। और तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम उन सभी प्लेयर्स को ट्रैक कर सकते हो, जिसके बाद हम एक एक करके सभी प्लेयर्स को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जुन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, क्योंकि तुमने ही उन प्लेयर्स को बनाया है। तब यहाँ पे मित्सुगाई उसको एक सच्चाई बताता है कि जिस तरीके से तुम प्लेयर्स को सेंस कर सकते हो उसी तरीके से प्लेयर्स भी तुम्हें सेंस कर सकते हैं। और जितने भी लोग जो तुम्हारे आसपास हैं या फिर उन लोगों को जिनको तुम चाहते हो, उन सब की जान तुम्हारी वजह से खतरे में आ जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से उनको कुछ भी ना हो तो तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। अब यहाँ पे जिन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको न चाहते हुए भी सारे प्लेयर्स को खत्म करना होगा। वो मित्सुगाई के साथ काम करने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो मित्सुगाई को बताता है कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं। मैं चाहता हूँ कि अकामी के चेहरे पे जो स्कार है तुम उसको ठीक कर दो, और ऊपर से अकामी ने बहुत साल पहले अपना बच्चा कहीं खो दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको वो बच्चा ढूंढ करके दो। और अगर तुम ये मेरी कंडीशंस को मान लेते हो तभी जाकर के मैं जेड बनने के लिए तैयार हूँ और सभी प्लेयर्स को खत्म करूँगा। फिर इसके बाद मित्सुगाई जिन को उस लैब में ले आता है जहाँ पे सभी प्लेयर्स को बनाया गया था, और यहाँ पे आने के बाद जिन को एक डिवाइस दिखाई जाती है। इस डिवाइस की मदद से जिन किसी भी प्लेयर का ट्रू फॉर्म देख सकता है, और यहाँ पे जिन का जो एंजल रिंग है वो भी कहीं ना कहीं इस डिवाइस से कनेक्टेड है, लेकिन इसके बारे में मित्सुगाई को भी नहीं पता। फिर लैब से बाहर आ जाने के बाद जिन उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे अकीमी का फूड स्टॉल है। वो एक बार अकीमी को देखता है। यहाँ पे अकीमी को ऐसा लगता है कि शायद उसने जिन को देखा, लेकिन जिन तब तक वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चाह के भी अकीमी से नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर वो मिलता है तो अकीमी की जान खतरे में आ जाएगी। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर के बाद कोनोहा आ जाती है। दोनों ही बात कर रहे होते हैं जिन के बारे में, और तभी यहाँ पे अकीमी कंजाकी का पेंडेंट कोनोहा को दे देती है क्योंकि उसको बिलीव है कि कोनोहा फिर से जिन से मिल सकती है। और फिर इसके बाद हमें एक और आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम होता है सेजी, जो कि लगातार जिन के ऊपर नज़र रख रहा था। वो यहाँ पे बोलता है कि अब मेरा समय आने वाला है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हमें पता ये चलता है कि जिन इतने सालों तक लगातार ट्रेनिंग कर रहा था मित्सुगाई फैसिलिटी में। और फिर यहाँ पे उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है ताकि यहाँ पे जिन के लिए स्पेशल टूल बनाया जा सके। यहाँ पे जिन को एक सूट दिया जाता है। ये एक ऐसा सूट है जो कि जिन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फटेगा नहीं, और ऊपर से यहाँ पे उसको एक स्पेशल ट्विंगम दिया जाता है जिसको चबा लेने के बाद यहाँ पे जिन आराम से अपने जेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा।
और यहाँ पे जिन को हर बार इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा जिन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, वो फास्ट है और ऊपर से अब जाकर के वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि साइंटिस्ट को ये बात नहीं पता चल रही होती है कि जिन की पावर को अगले लेवल तक कैसे लेकर के जाएं। लेकिन जब तक इसका कोई उपाय नहीं मिल जाता तब तक जिन को अकेले ही रहना होगा। और जिन अपने लिए एक रूम ढूंढ भी लेता है स्लम एरिया में, जहाँ पे वो अकेले रहता है। इसके अलावा वो हर रात को निकलता है प्लेयर्स को ढूंढने के लिए। वो जिस भी प्लेयर को ढूंढता है उस प्लेयर को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उन सबको पता चल रहा था कि क्राइम रेट पहले से कम हो गया है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जिन हमेशा अकेले काम करता था। लेकिन वहीं पे पिछले 2 सालों से कूगा बहुत परेशान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कूगा को ये बात अच्छे से पता थी कि उस रात को फैमिली को बचाने वाला जिन था वो नहीं, और यही गिल्ट उसको अंदर से खाई जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको जिन से मिलकर के माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको सच्चाई बतानी चाहिए कि उस रात फैमिली को किसने बचाया था। लेकिन वहीं पर उसका असिस्टेंट हयामी उसको बताता है कि हम लोग चुपके से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हम लोगों ने एक ऐसा परफॉर्मेंस एनहांस सूट बनाया है जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। और ये सूट एकदम वैसा ही बनाया गया है जैसा आपका फेवरेट टीवी चैनल था, यानी कि अल्फा टीवी चैनल को देख के ही ये सूट बनाया गया है। और इस सूट के अंदर अमागी कॉरपोरेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। जो भी व्यक्ति इस सूट को पहनेगा उसके पास पावर तो आएगी, लेकिन इसके अलावा स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और ऊपर से उसका कॉम्बैट एबिलिटी भी बढ़ जाएगा। कूगा जब सूट के प्रोटोटाइप को देखता है तो उसको देख लेने के बाद वो रोने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कूगा का ये बचपन का सपना था जो कि अब पूरा होने वाला है और उसको सबके सामने अपने आप को साबित करना है। लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जो कि लगातार कुआ के ऊपर नजर रख रहा था। यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम है जीरो, और जीरो यहाँ पे नफरत करता है अमागी फैमिली से। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुआ के जो फादर हैं जिनका नाम है सीजो, उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था जीरो को। होता यूं है कि जब एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे और यहाँ पे सीजो नहीं चाहते थे कि प्लेयर्स के बारे में सारी दुनिया को पता चल जाए, यही कारण है कि वो खुद तो लैब से भाग गए लेकिन पीछे जीरो को छोड़ दिया मरने के लिए। लेकिन उस दिन लैब के अंदर जीरो का बेटा इचरू भी था जो कि उस हादसे में मर गया था। लेकिन यहाँ पे जीरो मरा नहीं, फिर उसने किया ये कि अपनी ही बेटी की बॉडी के अंदर उसने प्लेयर्स की डीएनए डाल दिए ताकि वो अपने बेटे को जिंदा कर सके। और तभी से जीरो ने कसम खा ली है कि वो कैसे भी करके पूरी अमागी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा और अपना बदला लेगा। लेकिन इस काम में ये दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि यहाँ पे सेजी भी इन दोनों की मदद कर रहा था। फिर एक दिन जब कोनोहा अपनी माँ के साथ खाना बांट रही होती है गरीब लोगों को, तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ से गुजरता है जिन, और यहाँ पे कोनोहा उसको देख लेने के बाद पहचान जाती है। वो तुरंत ही जिन का पीछा करने लगती है और फिर जिन को रोक करके बताती है कि मैं आज भी अकीमी से मिलती हूँ और मुझे अकीमी से पता ये चला था कि ठीक 2 साल पहले उसे एक लेटर मिला था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जिन को उसके पेरेंट्स मिल गए हैं, यही कारण है कि अब जिन अकीमी से मिलने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जिन को ये बात पता होती है कि ये बात झूठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मत्सुगाई ने ये जानबूझ करके लेटर भेजा था अकीमी को ताकि यहाँ पे अकीमी को जिन की फिक्र ना हो, क्योंकि जिन अचानक से 2 सालों के लिए गायब हो गया था और यहाँ पे अकीमी को जब फिक्र होगी तो पुलिस को कॉल करेगी, और मित्सुआई ऐसा नहीं चाहता था। फिर इसके बाद जिन यहाँ पे कोनोहा को बोल देता है कि इस इलाके में मत आया करो और ऊपर से मेरा पीछा कभी मत करना। अब इतना बोलने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़ के कोनोहा को देखता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिन को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसके आसपास लोग रहेंगे और ऐसे लोग जिनकी वो फिक्र करता है तो यहाँ पे प्लेयर्स उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जिन ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पे कोनोहा को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन इतना ज्यादा बदल कैसे गया, और ऊपर से उसके हाथ में पेंडेंट था जो कि वो जिन को देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले जिन वहां से जा चुका था। फिर इसके बाद जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके क्लोजेट में एक लड़की छुपी हुई है जिसका नाम है हनाको, और यहाँ पे हनाको बताती है कि मैंने एक मॉन्स्टर को देखा था आसपास, यही कारण है कि मैं डर गई और तुम्हारे घर में आके छुप गई थी। और जो नज़ारा मैंने देखा था उस मॉन्स्टर का वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि मैंने देखा कि वो मॉन्स्टर अपनी पावर की मदद से एक आदमी का पूरा चेहरा ही जला देता है। लेकिन यहाँ पे जिन उसको बोलता है कि तुम मेरे घर में नहीं रुक सकती, तुम्हें जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हनाको ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे कुछ देर तुम्हारे घर में रुकने दो। और यहाँ पे जिन इसके लिए मान जाता है। फिर रात हो जाने के बाद जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी जिन को एहसास होता है कि बाहर कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो अपने घर को छोड़ के बाहर चला आता है। लेकिन वो पीछे घर में हनाको को अकेला छोड़ देता है। अब यहाँ पे हनाको को डर लग रहा था, इसीलिए वो भी घर से बाहर चली आती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तुरंत ही उसको वो मॉन्स्टर मिल जाता है जिसको उसने पहले देखा था। तो देखा जाए तो ये भी मॉन्स्टर एक प्लेयर ही है, और इसके अलावा ये अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पे हनाको को पकड़ लेता है। और ये लोग इससे पहले कि हनाको को मारते वहां पे जिन आ जाता है। जिन यहाँ पे हनाको से बोलता है कि मैं तुम्हारी जान तो बचाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। और यहाँ पे हनाको इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर जाता है जिन के पास और उसको बोलता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो, लेकिन यहाँ पे जिन केवल एक ही पंच में उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक प्लेयर अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाता है और वो हमला कर देता है जिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो अपना गम घर पे ही भूल आया है और बिना एक्टिवेशन गम के यहाँ पे जिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बात का फायदा मॉन्स्टर उठाता है। वो लगातार यहाँ पे जिन को मार रहा होता है और यहाँ पे जो उसकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक गैसेस निकल रही होती हैं, उनकी वजह से यहाँ पे जिन की बॉडी मेल्ट हो रही थी और अब लगातार पिटने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जिन यहाँ पे मर जाएगा अगर उसे कोई भी मदद नहीं मिली। और तभी उसका रिंग चमकने लगता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेट में और यहाँ पे पावर मिल जाने के बाद वो आराम से उस प्लेयर को खत्म कर देता है। लेकिन वो प्लेयर खत्म होता नहीं, बल्कि वो प्लेयर एक छोटे से बग का रूप ले लेता है और वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे जिन की बॉडी अभी भी मेल्ट हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जिन को कैसे भी करके उस प्लेयर को ढूंढना होगा और उसको खत्म करना होगा, नहीं तो उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी। और तभी वहां पे स्वीपर आ जाता है, जो कि प्लेयर्स की एक कम्युनिटी जिसका नाम है ईविल, उसके लिए काम करता है। और उसका काम ये है कि ये उन सभी प्लेयर्स को खत्म कर देगा जितने भी प्लेयर्स ह्यूमंस के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स का ये रूल है कि उन्हें ह्यूमंस के ऊपर हमला नहीं करना है। और ये फिर चला जाता है उस प्लेयर को खत्म करने के लिए। और जैसे ही वो प्लेयर खत्म हो जाता है, यहाँ पे जिन बच जाता है। फिर इसके बाद ये अपनी स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पे जिन को टच करता है। अब इसको ऐसा लगता है कि जिन भी एक प्लेयर है, इसलिए जिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जिन बच जाता है क्योंकि उसको नहीं पता कि जिन एक प्लेयर नहीं, लेकिन यहाँ पे जिन एक पूरी तरीके से ह्यूमन भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सेजी आ जाता है, जो कि स्वीपर को बोलता है कि पीछे हट जाओ, अभी फिलहाल के लिए हमें जेट के ऊपर हमला नहीं करना है। फिर यहाँ पे जिन पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन ये सवाल सुनने के बाद सेजी यहाँ पे मुस्कुराता है, क्योंकि सेजी को पता है कि वो बचपन से ही जिन का पीछा कर रहा है। और वो जिन को ये बात भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ये सब छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए इस लड़की का ध्यान रखना। और इतना बोलने के बाद वो उधर से गायब हो जाता है। अब इसके बाद जिन मिलता है मिसुगाई से और यहाँ पे उसको मिसुगाई से पता चलता है कि स्वीटर एक कम्युनिटी के लिए काम करता है जिसका नाम है ईविल, क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर ह्यूमंस के बीच में रहना चाहता है तो उसे रहने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और अगर उन रूल्स को तोड़ा गया तो प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा स्वीपर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सेजी बहुत चालाक है। एक तरफ तो वो प्लेयर्स को मैन्युपुलेट कर रहा है ताकि वो लोग ह्यूमंस को जाकर के मारे, और वहीं पे दूसरी तरफ वो ह्यूमंस का भी फायदा उठा रहा है ताकि वो लोग प्लेयर्स को खत्म करें। और फिर यहाँ पे एक दिन जीरो कूगा से मिलता है और वो उसको बताता है कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। इस टेस्ट में तुम्हें करना यह है कि तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसको बचाओगे। एक तरफ तो 3 लड़कियां हैं जो कि तुम्हारी फैंस हैं और उनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन कोनोहा है जो कि उस समय अपनी स्विमिंग क्लासेस ले रही है, लेकिन वहाँ की जो टीचर है उसने उसको पानी में फेंक दिया है और तुम्हारी बहन डूब रही है। अब बताओ तुम किसको बचाओगे। कूगा यहाँ पे फैसला करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। वो तुरंत ही अपनी बहन के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब झूठ था, क्योंकि यहाँ पे कोनोहा की जान खतरे में नहीं है, उससे झूठ बोला गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ जो 3 लड़कियां थीं जो उसकी फैन थी, उन सबको मार दिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे जीरो कॉल करता है कूगा को और उसको बताता है कि तुम कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक हीरो कभी भी स्ट्रेंजर्स की जान सबसे पहले बचाता है, ना कि अपने फैमिली मेंबर्स की। लेकिन तुम एक ऐसे हीरो हो जो कि हर बार अपने फैमिली मेंबर को ही चुनते हो, क्योंकि जस्टिस कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। और ये सुनने के बाद अब यहाँ पे कूवा को बुरा लगता है और उसको सही में ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो हीरो बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से 3 लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे जब जिन अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में उसको कोनोहा मिलती है। वो उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे मत आया करो। लेकिन यहाँ पे कोनोहा आई होती है उसका पेंडेंट लौटाने के लिए, लेकिन जब वो देखती है कि यहाँ पे जिन दूसरी लड़की के साथ है तो उसका दिल टूट जाता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद जिन उससे दूर हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाती और जिन आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 प्लेयर्स लगातार जिन के ऊपर नजर रख रहे थे और वो दोनों यहाँ पे कोनोहा और उसके दोस्त को बंदी बना लेते हैं ताकि जिन को ट्रैप में फंसाया जा सके। जैसे ही जिन को इसके बारे में पता चलता है, वो जाता है दोनों की जान बचाने के लिए, लेकिन वो रास्ते में ही फंस जाता है क्योंकि एक प्लेयर रास्ते में उससे लड़ने लगता है और वहीं पे दूसरा प्लेयर दोनों लड़कियों को लगातार टॉर्चर कर रहा था। अब यहाँ पे ये प्लेयर जिन के ऊपर भारी पड़ रहा था और यहाँ पे जिन चाह करके भी इससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जिन अपना एक्टिवेशन गम फिर से घर पे भूल आया है।
जिसकी वजह से वो अपने जेट वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये प्लेयर जिन को घायल कर देता है और जिन की बॉडी से खून निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिन यहाँ पे हार मानने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसी की वजह से यहाँ पे कोनोहा मुसीबत में फंसी है और उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसने हार मान ली तो यहाँ पे कोनोहा की जान चली जाएगी। इसलिए वो लगातार लड़ता रहता है प्लेयर्स से। अब यहाँ पे जिन फिक्र नहीं करता कि उसकी बॉडी को क्या होगा, उसे कैसे भी करके बस इस प्लेयर को हराना है ताकि वो कोनोहा की जान बचा सके। लेकिन यहाँ पे जिन की इसी विल पावर की वजह से उसका जेड फैक्टर लगातार बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कि अब बहुत ही जल्द वो जेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये वाला प्लेयर यहाँ पे टॉर्चर करता है कोनोहा को। वो उसके गले पे कट लगा देता है, क्योंकि इस प्लेयर को मजा आता है जब कोई तड़प के मरता है। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कोनोहा को मरते हुए, और यहाँ पे कोनोहा भी मॉन्स्टर को देख के इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिन उधर पे आ जाता है। वो कोनोहा को तुरंत उठा के उधर से जाने वाला था, लेकिन तुरंत ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ये मॉन्स्टर अपने हाथ को जिन के सीने के आर पार कर देता है। अब वैसे तो जिन को मर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जिन इसलिए बच जाता है कि उसका रिंग तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो अपने जेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो उस प्लेयर से लड़ने के लिए अकेले चला जाता है। लेकिन बाद में यहाँ पे जिन को पता चलता है कि जिस प्लेयर से वो लड़ने वाला है वो अपने ही डुप्लीकेट्स बना सकता है, और यहाँ पे जिन इन सबको अकेले हरा रहा होता है। लेकिन आखिरी में एक प्लेयर बच जाता है जो कि जिन की तरफ आ रहा था उसको मारने के लिए। लेकिन तभी उधर पे कूगा आ जाता है। वो उस प्लेयर को खत्म तो कर देता है, लेकिन बाद में यहाँ पे कुआ को पता चलता है कि जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिन यहाँ पे बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुरंत ही अपनी बहन को बचाओ क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो कभी भी मर सकती है। और यहाँ पे कूगा के पास भी दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी बहन की जान बचाता, नहीं तो जिन की। और उसका असिस्टेंट बोलता है कि अपनी बहन को लेकर के उधर से भागो, क्योंकि बाहर और भी मॉन्स्टर्स हैं जो कि नॉर्मल इंसानों के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे कूगा अपनी बहन को लेकर के वहां से जाने लगता है। और फिर यहाँ पे ये सारे लोग चले आते हैं जो कि जिन के आसपास रहते हैं। वो लोग यहाँ पे जिन को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आराम करो, बाकी मॉन्स्टर से हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन जब वो लोग मॉन्स्टर के सामने आते हैं तो यहाँ पे सब लोग डर रहे थे, इसलिए यहाँ पे कूगा आ जाता है ताकि इन सब की मदद कर सके। और वहीं पे सेजी चला जाता है जिन के पास। वो यहाँ पे जिन को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हर बार जेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी बॉडी को तब तक तकलीफ पहुंचाते हो जब तक तुम मरने वाले ना हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि तुम अब एक नए लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे तुम अपनी बॉडी को बिना तकलीफ पहुंचाए जेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे सेजी एक टुकड़ा निकालता है रिंग ऑफ एक्सपोजर का और बताता है कि रिंग ऑफ एक्सपोजर को तुम तो जानती होगी, जिसके सामने अगर कोई भी प्लेयर आएगा तो वो अपने नॉर्मल वाले अवतार को छोड़ देगा और बाद में मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और इसी टुकड़े को वो यहाँ पे जिन की बॉडी के अंदर गाड़ देता है, और ऐसा होने के बाद जिन को यहाँ पे बहुत दर्द होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जिन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास में रहने वाले जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको यहाँ पे जिन की पावर महसूस हो रही थी, और इसके अलावा आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब जाकर के जिन अपने फुल पावर में है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिन की पहले वाली बॉडी व्हाइट कलर की थी, लेकिन इस बार रेड कलर की थी, और ऊपर से उसके हॉर्न्स पहले से ज्यादा बड़े हो गए थे। कई लोग यहाँ पे जिन को देख के डर रहे थे, लेकिन वहीं पे सेजी मुस्कुरा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेजी शुरू से यही करना चाहता था। वो यहाँ पे जिन को उसकी फुल पावर देना चाहता था, और उसने ऐसा कर भी दिया। यहाँ तक कि जिन की रफ्तार भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे कैमरे से ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से उसके हाथ में जो रिंग थी उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे प्लेयर्स ह्यूमन वाले फॉर्म में आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग होती है उसकी लाइट की वजह से हर कोई अपने असली रूप में ही आ रहा था। यहाँ पे जिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो बहुत ही आराम से हर एक मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। और यहाँ पे जब इस मॉन्स्टर से वो लड़ रहा होता है तब वो देखता है कि वहाँ पे सेजी भी है। अब यहाँ पे लेकिन सेजी को देखने के बाद ये मॉन्स्टर बोलता है कि ये काम हमने तुम्हारे बोलने पे ही किया था, तुमने बोला था कि जिन के ऊपर हमला करो और हमने किया भी। लेकिन यहाँ पे सेजी बताता है कि ये सारा मेरा प्लान था। मैं चाहता था कि तुम लोग जिन के ऊपर हमला करो, जिसकी वजह से यहाँ पे जिन अपने ट्रू पोटेंशियल को जान सके, और तुम देख सकते हो कि जिन कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। फिर यहाँ पे जिन उस मॉन्स्टर को आराम से खत्म कर देता है। लेकिन फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन के चेस्ट के अंदर जो ऑर्बिट डाला गया था सेजी के द्वारा वो टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिन की बॉडी इतनी सारी पावर को झेल नहीं पाती और वो अपने पुराने वाले अवतार में ही आ जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ कूगा दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कूगा को ये आ रही थी कि ये मॉन्स्टर अपने ही कई सारे डुप्लीकेट बना सकता है, और यही कारण था कि यहाँ पे कूगा इसको मार नहीं पा रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे जिन आता है कुआ की मदद करने के लिए, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर के इस मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों मिलकर के उसके सारे डुप्लीकेट्स को खत्म कर देते हैं और फिर बड़े वाले मॉन्स्टर को भी मार गिराते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जिन की बॉडी को कुछ होने लगता है और वो अपने नॉर्मल अवतार में आ जाता है। फिर यहाँ पे कूगा जब जिन के पास आता है तो जिन को देख के समझ जाता है कि इतने समय से इन सभी प्लेयर्स से लड़ रहा था जिन अकेले ही,
और वहीं पे दूसरी तरफ वो केवल सूट पहन करके हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर यहाँ पे कूगा रोते हुए जिन से माफी भी मांगता है और उसको बताता है कि मुझे समझ में आ गया है कि हीरो बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब कूगा के मन में कई सारे सवाल थे। तब मिसुगाई उसको अपने लैब में लेकर के आता है और उसको पूरी हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि प्लेयर्स कहाँ से आए, एरिना के बारे में बताता है और जेट के बारे में भी बताता है। और इसके अलावा अमागी कॉर्पोरेशन के जितने भी डार्क सीक्रेट्स थे इनके बारे में भी यहाँ पे कूगा को पता चलता है। और पूरी सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पे कूगा अपनी फैमिली पे गुस्सा भी करता है और उसके अलावा उसको शर्म भी आती है। और वो बोलता है कि आप लोग कितना नीचे गिर सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं पे कूगा एक्साइटेड भी था क्योंकि उसे पता था कि प्लेयर्स अभी भी इंसानों के बीच में है। तो वो यहाँ पे जिन से मिलता है और उसको बताता है कि हम दोनों पार्टनर्स बन सकते हैं और मिल करके सभी प्लेयर्स को खत्म कर सकते हैं। सोचो इसमें कितना मजा आएगा, क्योंकि हम दोनों बचपन की ही तरह फिर एक साथ मिल करके काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिन उसको बोलता है चुप रहने के लिए और उसको बताता है कि हम दोनों टीम की तरह काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहाँ पे कूगा उसको एक ड्राइंग दिखाता है और उसको बताता है कि तुम्हारा जो रेड वाला अवतार था वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, हम तुम्हें जेटमैन बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिन बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना, और ऊपर से प्लेयर्स को खत्म करना कोई गेम का पार्ट नहीं है, हमारी जान भी जा सकती है। फिर इसके बाद जब कोनहा को होश आता है तो वो यहाँ पे इन दोनों से पूछती है कि मुझे बताओ मॉन्स्टर्स के बारे में, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मेरे को बताया था कि हमारी ही फैमिली ने बनाया था इन सभी प्लेयर्स को, इसलिए मुझे सच्चाई जाननी है। लेकिन यहाँ पे जिन उसको झूठ बोलता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जिन को पता था कि अगर कोनहा को पूरी सच्चाई पता चल गई तो कोनहा की जान को खतरा है। फिर इसके बाद जब जिन घर आता है तो हनाको को गले लगा लेता है और फिर यहाँ पे हनाको को वो पूरी सच्चाई बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक फैमिली स्टार्ट करनी है, क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार जिन नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता है। और यहाँ पे हनाको इसलिए मान जाती है क्योंकि हनाको भी शुरू से अकेले ही रही है, इसलिए वो सोचती है जिन के साथ फैमिली स्टार्ट करने की। लेकिन फिर हम देखते हैं मिसुगाई को, जो कि कूगा और जिन दोनों को ही अपनी फैसिलिटी में बुलाता है और उन दोनों को बताता है कि एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे तुम दोनों को बतानी है। फिर इसके बाद ये दोनों एक वॉल्ट के पास आते हैं और जब ये वॉल्ट खुलता है तो यहाँ पे जिन देख के हैरान था कि उसके सामने कंजाकी का सिर है। यहाँ पे मिसुगा बताता है कि उस हादसे के बाद कंजाकी का बॉडी तो खराब हो गया था लेकिन उसका ब्रेन काम का था, इसलिए हमने उसका ब्रेन यहाँ पे लाके रख दिया और अभी तक से उसका ब्रेन काम कर रहा है। अब यहाँ पे कंजाकी कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो जो भी सोचता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो फिर यहाँ पे जिन से पूछता है कि तुम कैसे हो, और ऊपर से मैंने जो पेंडेंट तुम्हें दिया था वो तुम्हारे पास है कि तुमने कहीं घुमा दिया। लेकिन यहाँ पे जिन कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तो बस अपने फादर को देख के लगातार रो रहा होता है। यहाँ पे मिसुगाई जिन को ये बात भी बताता है कि हमने कंजाकी को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि कंजाकी को ये पता है कि तुम अगले लेवल तक कैसे जाओगे। लेकिन यहाँ पे जिन को इन चीजों की परवाह नहीं होती। वो बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे फादर अब आराम करें, इसलिए वो कंजाकी का सिर वहां से ले जाने लगता है। और आखिरी बार यहाँ पे कंजाकी जिन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो यहाँ पे जिन बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और ऊपर से मैं अच्छा खाना भी खा रहा हूँ और मैं एक अच्छी जगह पे रहता भी हूँ। और ये बोलते समय यहाँ पे जिन रो रहा था क्योंकि जिन को पता होता है कि वो आखिरी बार अपने फादर से बात कर रहा है। और यहाँ पे सेजी जिन का खून लेकर के आया था और इसकी डीएनए की मदद से उसने 2 क्लोन बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे सेजी को पेंडेंट चाहिए जो कि कोनोहा के पास है, इसलिए वो अपने दोनों क्लोन को भेज देता है अमागे मेंशन में। अब यहाँ पे एक क्लोन सीधा कोनोहा के बेडरूम में चला जाता है और कोनोहा से पेंडेंट छीन लेता है। और यहाँ पे कोनोहा को ऐसा लगता है कि जिन मेरे साथ इतना गलत हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जब ये दोनों क्लोन घर छोड़ के भागने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे जिन और कूका दोनों आ जाते हैं। ये दोनों मिलकर के एक क्लोन को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा क्लोन पेंडेंट लेकर के यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों कोनोहा के पास आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोनोहा जिन को देखने के बाद घबरा जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको जिन के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे इन सबको ये बात नहीं पता कि जीरो ने इनके पूरे घर के अंदर कई सारे बम रख दिए हैं और जब ये तीनों घर के अंदर होते हैं तब यहाँ पे जीरो सारे बम को ब्लास्ट कर देता है। तो यहाँ पे जीरो को ऐसा लगता है कि शायद उसने इन तीनों को खत्म कर दिया। और वहीं पे दूसरी तरफ हना को अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स उसको ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हना को बताती है कि ये मेरी जिंदगी है तो मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। और यहाँ पे हनाको को ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसको नहीं समझता सिवाय जिन के, इसलिए वो जिन के पास वापस आ जाती है और बोलती है कि हम दोनों एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और ये सुनने के बाद जिन उसको किस करता है, क्योंकि यहाँ पे जिन भी एक फैमिली स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे सेजी के पास अब हर चीज है। सेजी के पास एक ऐसी आर्मी है प्लेयर्स की जो कि ह्यूमंस के बीच में छुप करके नहीं रहना चाहते, और उसके पास वो पेंडेंट भी है जिसके अंदर रेड स्टोन है। यहाँ पे सेजी का प्लान ये था कि वो प्लेयर्स के बारे में पूरी दुनिया को बता देगा ताकि वो पूरी दुनिया के बदल सके और पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना सके। लेकिन फिर एक दिन इविल कम्युनिटी के जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पे जिन से कांटेक्ट करते हैं और उसको मिलने के लिए बुलाते हैं एक जगह पे, और वो यहाँ पे जिन को बताते हैं कि हमें कैसे भी करके सेजी को रोकना होगा। और यहाँ पे जिन भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसको पता है कि सेजी को कैसे भी करके रोकना होगा इससे पहले कि वो पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे कूगा पूल के साइड में खड़ा था और यहाँ पे कोनोहा लगातार पानी में फ्लोट कर रही थी और वो सीलिंग को देख के लगातार जिन के बारे में ही सोच रही थी।
फिर उसके बाद वो अपनी बॉडी को पलटती है और थोड़ी देर के लिए डूबने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे कुगा को ऐसा लगता है कि शायद कुनोहा डूब रही है, इसलिए वो तुरंत ही जा रहा होता है उसकी मदद करने के लिए। तब यहाँ पे कुनोहा बताती है कि मैं ठीक हूँ और ऊपर से मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अगले हफ्ते ही मेरा स्विमिंग का टेस्ट है और मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना, यही कारण है कि मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद कुगा चुप हो जाता है और थोड़ी देर के लिए सोच रहा होता है कि मेरी बहन क्या बोल रही है। फिर वो यहाँ पे अपनी बहन को रोकता है और उसको बताता है कि मेरी नजर में जस्टिस वो है कि जब मैं किसी क्रिमिनल को पकड़ लूं और उसके बाद लोग मेरे नाम की जय जयकार लगाएं, क्योंकि मैं क्रिमिनल्स को इसलिए पकड़ना चाहता हूं ताकि लोग मेरे फैन बन जाएं। एक बार ये बात तुमने ही मुझसे बोली थी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अब वो वाला हीरो नहीं बनूंगा, बल्कि मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो कि बदले में कुछ भी नहीं चाहता। ये सुनने के बाद कुनोहा स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। तब यहाँ पे कुगा समझ जाता है कि उसकी बहन को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुगा डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा हीरो बन के रहेगा जिस हीरो को वो बचपन में देखा करता था टीवी के ऊपर। इसके बाद वो चला जाता है अपनी टीम के पास और उनको बता रहा होता है कि मेरे को सूट के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहिए। लेकिन तभी उसका एक टीम का मेंबर आकर के उसको बताता है कि कुनोहा को कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है वो गायब हो गई है। लेकिन फिर यहाँ पे जीरो कांटेक्ट करता है कुगा को और उसको बताता है कि मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ पे है, मैं उसकी लोकेशन तुम्हें बता सकता हूँ। और यहाँ पे कुगा डिसाइड करता है कि वो उस लोकेशन पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे हयामी बताता है कि हम जीरो की बात पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। कुगा यहाँ पे बताता है कि मेरे को इस चीज के बारे में पता है, लेकिन मुझे कैसे भी करके कुनोहा को ढूंढना होगा और उसके बारे में कोई भी अगर लीड है तो मेरे को वहां जाकर के चेक तो करना ही होगा। लेकिन इसके बाद कुबा यहाँ पे जिन को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। वो बोलता है कि कुनोहा कहीं गायब हो गई और मैं उधर जा रहा हूँ जिधर पे वो मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पे जिन हनाको को बोलता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा और आने के बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। लेकिन इधर पे कुगा एक पार्किंग लॉट में आता है क्योंकि यहाँ पे जीरो ने उसको बुलाया था और जब वो जीरो से मिलता है तो यहाँ पे जीरो बताता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बहन तक तुम्हें पहुंचा पाऊंगा। यहाँ पे कुगा कार में तो बैठ जाता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ उसकी टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और यहाँ पे उसकी टीम भी पीछा करने लगती है जीरो का। लेकिन यहाँ पे जीरो कार में बैठने के बाद कुगा को बताता है कि मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना है। लेकिन यहाँ पे कुगा कोई टेस्ट नहीं देने वाला था, वो बोलता है कि मुझे बस मेरी बहन चाहिए। और जैसे ही एक गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकती है, यहाँ पे जीरो तुरंत ही उसके चेहरे पे एक स्प्रे मार देता है, जिसके बाद यहाँ पे कुगा को कुछ दिखाई नहीं देता और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे कुगा की टीम का सिग्नल भी लॉस हो रहा था, जिसके बाद वो कुगा को ट्रैक नहीं कर पाते। वो लोग तुरंत ही यहाँ पे हयामी को बोलते हैं कि सिग्नल का क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हयामी बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि सिग्नल किसी वजह से जैम हो रहा है। लेकिन असल बात तो ये थी कि हयामी ने ही जानबूझ करके सिग्नल को वीक किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पे कुगा को ट्रैक करे। यहाँ पे जब कुगा की आँख खुलती है तो उसका सिर थोड़ा सा दुखता है। फिर कुगा देखता है कि किसी ने माइक्रोफोन उसके कान में लगा दिया है और ऊपर से हथियार भी है उसके पास। फिर यहाँ पे जीरो उसके माइक्रोफोन से उससे बात करता है और उसको बताता है कि तुम्हारा नया टेस्ट यहीं पे होने वाला है और मैंने ही वो वेपन तुम्हें दिया है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, इसलिए तुम किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं बुला पाओगे और तुम्हें ये टेस्ट अकेले ही देना होगा। इसके बाद कुगा रूम से बाहर आ जाता है कॉरिडोर में और वो दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि चारों तरफ केवल लड़कियां हैं और वो अपना वेपन छुपा देता है। और फिर यहाँ पे जीरो बताता है कि मैंने ही इन सभी लड़कियों को किडनैप किया था क्योंकि ये सारी तुम्हारी फैंस हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये किडनैप हो गई हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन सब की जान बचाओ, नहीं तो अपनी बहन को ढूंढो। लेकिन याद रहे कि पिछले टेस्ट में तुमने क्या किया था, तुमने अपनी बहन को बचाना सही समझा था, जिसके बाद 3 लोग मारे गए थे, तो इस बार तुम क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे सारी लड़कियां कुगा को देख के खुश थीं, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पे कुगा समझ जाता है कि उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा यहाँ पे जीरो ने उठाया है, यही कारण है कि सारी लड़कियां यहाँ पे आ गई हैं। तभी एक लड़की यहाँ पे कुगा का ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन यहाँ पे कुगा उसको जवाब नहीं देता और बल्कि सीधा चला जाता है वॉशरूम में। और यहाँ पे कुगा लगातार अपने आप को मिरर में देख रहा था और अपने मुंह पे पानी मारता है। और यहाँ पे कुगा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, या तो वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाए, नहीं तो यहाँ पे वो सभी लड़कियों को बचाए, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता है कि जीरो अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए यहाँ पे कुगा को अपनी बहन को तो ढूंढना ही होगा, लेकिन उसके अलावा उसको इन सभी लड़कियों की जान भी बचानी होगी। इसलिए वो तुरंत ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की होती है और वो यहाँ पे कुगा को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिग्नल्स आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है। फिर ये लड़की कुगा को अपने साथ लेके जाती है एक वॉल के पास और वॉल को पुश करके दिखाती है कि देखो यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा है, हम दोनों यहाँ से बच के भाग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर कुगा को याद आता है कि कैसे जिन ने उस पूरी फैमिली को बचाया था, इसलिए यहाँ पे कुगा बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाने के बाद सीधा पुलिस को कॉन्टैक्ट करना ताकि यहाँ पे सभी लड़कियों की जान बच सके। और तब तक मैं जा रहा हूँ सभी लड़कियों के पास ताकि मैं उनको किसी और दरवाजे से बाहर लेकर के जा सकूँ। जैसे ही यहाँ पे कुगा सभी लड़कियों के पास आता है, वो देखता है कि एक और सीक्रेट रूम यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन
ये रूम एक बेडरूम था और यहाँ पे इस बेडरूम को देखने के बाद हर एक लड़की बहुत खुश थी। तभी अचानक से एक लड़की कुगा को बोलती है कि क्यों ना हम दोनों बेड के ऊपर जाएं, और वो लड़की कुगा से पहले ही बेड पे चली जाती है और तभी एक सीमेंट का बहुत बड़ा सा ब्लॉक उस बेड के ऊपर आकर के गिरता है, जिसके बाद वो लड़की वहीं पे मर जाती है और उसका खून चारों तरफ फैल जाता है। ये देखने के बाद हर एक लड़की डर गई थी और वो तुरंत ही यहाँ पे भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पे कुगा उन सबको बताता है कि देखो शांत रहो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रैप्स हों जिसके बाद एक एक करके सब मर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सब इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोई भी कुआं की बात नहीं सुनता। और तभी एक लड़की जो कि उसका ऑटोग्राफ मांग रही थी वो यहाँ पे कुआ के पास आती है और उसको थप्पड़ मारती है और बताती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि अगर तुम्हें पता था कि यहाँ पे हमारी जान जा सकती है तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और ऊपर से तुमने हमें यहाँ पे बुलाया ही क्यों। सबको अपने सामने एक लिफ्ट दिखाई देती है तो सब लोग ये सोचते हैं कि हम लोग लिफ्ट के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लोग कॉरिडोर के अंदर आते हैं तभी लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ पे कोगा भी इनके साथ अब फंस जाता है, क्योंकि रूम का दरवाज़ा भी अब नहीं खुल रहा। लेकिन एक लड़की है जो रूम के अंदर रह जाती है और ये लड़की जानबूझ करके रूम के अंदर रुकती है, क्योंकि वो कोगा के बिहेवियर को देखने के बाद समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। लेकिन तभी कॉरिडोर में एक रोबोट आ जाता है इनके ऊपर हमला करने के लिए और यहाँ पे जीरो कोगा को बताता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम भाग करके लिफ्ट के पास चले जाओ ताकि तुम यहाँ से निकल सकते हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा सभी लड़कियों की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे कोगा अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही रोबोट के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोगा को अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि रोबोट का केवल एक पंच उसकी जान ले सकता है। कोगा चाहे तो उधर से भाग सकता है, लेकिन उसे इन सभी लड़कियों की जान बचानी है। और यहाँ पे जीरो उसको मॉक करते हुए बोलता है कि तुम कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे पता ये चलता है कि कोनोहा अभी अकीमी के घर पे है। यहाँ पे अकीमी उसको बताती है कि अमागी कॉर्पोरेशन के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे और बोले थे कि मेरे चेहरे पे से स्कार हटा देंगे, लेकिन मैंने उनके सारे पैसे उन्हें लौटा दिए। लेकिन यहाँ पे कोनोहा उस लेटर को पढ़ रही थी जो कि जिन ने हकीमी को लिखा था, और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं लगातार जिन से मिली हूँ लेकिन एक बार भी मैंने उसके पेरेंट्स को नहीं देखा। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे अकीमी को भी शक हो रहा होता है जिन के ऊपर, लेकिन वहीं पे शहर में जितने भी स्क्रीन्स होते हैं उन सबके ऊपर सेजी आ जाता है और यहाँ पे सेजी सबको बता रहा होता है कि तुम ह्यूमंस नहीं, हम जैसे प्लेयर्स या फिर मॉन्स्टर्स को बनाया, लेकिन उसके बाद तुमने हमें धोखा दिया और हमें अकेले छोड़ दिया मरने के लिए। तो देखा जाए तो तुम लोगों ने बस हमारा इस्तेमाल किया है, इसलिए अब जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे मेरी बात सुने। अब हमें डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सब इंसानों के सामने आएंगे और इंसानों को ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे सभी इंसानों को ऐसा लग रहा होता है कि सेजी यहाँ पे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे एक प्लेयर अपने असली रूप में आ जाता है और तुरंत ही इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। और देखते ही देखते जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इंसानों के बीच में रह रहे थे, नॉर्मल ह्यूमन बन करके वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और इंसानों को ही खत्म कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे जिन तुरंत ही कॉल करता है अकीमी को और उसको बोलता है कि घर पे ही रहना। और यहाँ पे अकीमी की बातों से उसको पता चल जाता है कि कोनोहा भी उसी के साथ है, इसलिए वो दोनों को ही बोलता है कि घर पे रहना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। फिर इसके बाद जिन अपना एक्टिवेशन गम खा लेता है और तुरंत ही एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे जीरो एक छोटे से बग के जरिए जिन के ऊपर नजर रख रहा था। इसके अलावा वो लगातार कुगा को भी देख रहा था कि कुगा क्या करेगा। यहाँ पे कुगा लगातार रोबोट से लड़ तो रहा था, लेकिन यहाँ पे रोबोट से लड़ते हुए दो लड़कियां मारी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुगा यहाँ पे सभी लड़कियों को छोड़ के भागता नहीं है, बल्कि वो लगातार रोबोट से लड़ रहा था। और ये देखने के बाद यहाँ पे जीरो भी हैरान था, क्योंकि जीरो को ऐसा लगा था कि कुगा इन सभी लड़कियों को छोड़ करके वहां से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने जेट वाले रूप में आ जाता है और फिर तुरंत ही यहाँ पे हर एक मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि ह्यूमंस उसको देख नहीं पा रहे थे। और फिर यहाँ पे सेजी उसको देख लेता है। वो यहाँ पे सभी कैमरा को फोकस कर देता है जिन के ऊपर और सबको बोलता है कि देखो, एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहा है ताकि वो इंसानों को बचा सके। यहाँ पे जिन सभी इंसानों को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन सभी इंसान यहाँ पे जिन को देख के डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे सेजी सबको बताया जाता है कि जेड को बनाने वाले अमागी कॉर्पोरेशन के ही लोग थे। और यहाँ पे हनाको भी टीवी में देख लेती है जिन को और वो समझ जाती है कि जिन की हकीकत क्या है। लेकिन तभी वहाँ पे उसको एहसास होता है कि कोई वहाँ पे आ चुका है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो आदमी उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे सेजी सबको ये बात भी बताता है कि अमागी कॉर्पोरेशन ने ही सभी प्लेयर्स को बनाया था और जेड को भी बनाया था। और ये सुनने के बाद हर कोई अब डर जाता है। और यहाँ पे सेजी बताता है कि अब जितने भी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं उन सब का कारण होगा अमागी कॉर्पोरेशन, क्योंकि उन्होंने ही ये सब स्टार्ट किया था। अब इधर पे हम कुगा को देखते हैं जो कि अपने गन का इस्तेमाल करता है और लगातार रोबोट्स के जॉइंट्स पे हमला कर देता है और उसके बाद अपने ही वेपन को स्वॉर्ड में बदल करके फिर से रोबोट के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कुगा जितनी बार भी रोबोट के ऊपर हमला कर रहा था उसको दर्द हो रहा था, क्योंकि है तो वो इंसान ही। लेकिन यहाँ पे कुगा को पहली बार मजा आ रहा था, क्योंकि पहली बार उसको एहसास हो रहा था कि हीरो बनना होता कैसे है। और यहाँ पे कुगा अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस रोबोट के ऊपर हमला कर देता है और उसके वाइटल ऑर्गन्स को काट भी देता है।
और फिर उसको समझ में आता है कि ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि ये भी एक प्लेयर है। लेकिन तभी ये प्लेयर अचानक से कुगा पे हमला कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन यहाँ पे कुगा फिर से उठता है और हमला करने के लिए चला जाता है इस रोबोट के ऊपर। वो तुरंत ही यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को गन में स्विच करता है और सीधा इसका सिर उड़ा देता है, जिसके बाद ये प्लेयर मर तो जाता है लेकिन इसके सिर के अंदर से एक छोटा सा बग बाहर आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इचिरो को दर्द हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छोटे बग्स हैं वो सारे इचिरो से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सायामा सबके सामने आता है और सबको बोलता है शांत रहने के लिए। फिर यहाँ पे जिन अपने इंसानी वाले रूप में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हर कोई बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है, इसको खत्म करो। लेकिन यहाँ पे सायामा बोलता है कि हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सायामा को पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है वो सब यहाँ पे जिन को मारने की कोशिश कर सकती है। और यहाँ पे ये लड़की कुगा के सामने आ जाती है। अब इस लड़की को एक बग कंट्रोल कर रहा था, इसलिए लड़की तुरंत ही यहाँ पे कुगा को ले जाती है जीरो के पास। और यहाँ पे जीरो जब कुगा से मिलता है तो उसको पूरी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड की वजह से मेरे बेटे की हालत हो गई है। कुगा पूछता है कि क्या तुम दोनों प्लेयर्स हो, लेकिन यहाँ पे जीरो बताता है कि हम दोनों ह्यूमंस हैं, लेकिन हम दोनों ने सर्वाइव करने के लिए प्लेयर्स के डीएनए का इस्तेमाल किया था। और फिर यहाँ पे जीरो को याद आता है कि किस तरीके से जब प्लेयर्स पागल हो गए थे तब सोचा ये गया था कि लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा ये सारी बातें छुपाने के लिए। और तब सीजो यहाँ पे उन दोनों को छोड़ गया था मरने के लिए। लेकिन यहाँ पे जीरो ने अपने बेटे के अंदर डीएनए डाल दिया प्लेयर्स का, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों कई सालों तक लैब के अंदर ही फंसे थे। लेकिन फिर एक दिन सीजी आता है और इन दोनों को वहाँ से बचा करके ले जाता है। और फिर यहाँ पे जीरो बताता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने ही हाथों से अपने फादर की जान लो, और तभी जाकर के मेरा रिवेंज पूरा होगा। और तभी वहाँ पे हयामी भी आ जाता है। और हयामी को इधर पे देख लेने के बाद कुगा समझ जाता है कि हयामी शुरू से ही जीरो के लिए काम कर रहा था। और फिर उसके बाद ये लड़की अपने सिर के ऊपर गन रख लेती है, जो कि इचिरो उससे करवा रहा था। और यहाँ पे हयामी कुगा को बताता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें मारने वाले नहीं हैं, बल्कि आगे चल करके तुम्हें ही अमागी कॉरपोरेशन का नया हीरो बनना है, यानी कि उनका हेड बनना है। और दुनिया वाले तुम्हें हीरो की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन पीछे से पूरे अमागी कॉरपोरेशन को मैं ही कंट्रोल करूंगा। और यहाँ पे मीडिया के सामने जब कुगा के फादर आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि सीजी ने जो भी बात हमारी कंपनी के बारे में और प्लेयर्स के बारे में बोली है वो सारी बातें झूठी हैं। लेकिन यहाँ पे इचिरो का बग काबे को कंट्रोल कर रहा था। और फिर यहाँ पे काबे सबको बताता है कि सीजी ने जो भी बात कंपनी के बारे में बोली है वो सारी बातें सच हैं। और यहाँ पे मीडिया के सामने वो एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और बोलता है कि प्लेयर्स को हमने ही बनाया था, और ऊपर से हमारी कंपनी को काफ़ी सारी लीगल फंडिंग भी मिली थी। और फिर हमने इसके अलावा काफ़ी सारे वेपन्स भी बनाए जो कि हमने सारे दुश्मन देश को बेच दिए। और ये सारी बातें बता देने के बाद वो सबके सामने खुद का ही भेजा उड़ा लेता है। और अब यहाँ पे जीरो बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे कुगा की जान भी लेनी होगी, लेकिन हयामी उसको ऐसा करने से मना करता है। अब दोनों जब आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुगा अपने वेपन को बोलता है कि स्वॉर्ड मोड में एक्टिव हो जाओ। और जैसे ही इस लड़की के हाथ से उसका वेपन गिरता है तुरंत ही यहाँ पे कुगा पकड़ लेता है और वो तुरंत ही हमला कर देता है हयामी के ऊपर। फिर इसके बाद वो वापस से उसको गन में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे इचिरो और जीरो के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे हयामी कुगा को बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया, मैं तुम्हें सबके सामने हीरो बना सकता था, मैंने तुम्हारे लिए भी एक प्लान बनाया था। लेकिन यहाँ पे कुगा बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक समय था जब मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे ही धोखा देने वाले हो। इसके बाद कुगा एक और बार उसके ऊपर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पे जीरो और उसका बेटा दोनों ही मर रहे थे, लेकिन मरते समय दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे जीरो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने फाइनली अमागी फैमिली से बदला ले लिया है। इसके बाद कुगा इस लड़की को उठाता है और बाहर चला आता है। बाहर आ जाने के बाद वो देखता है कि उसके टीम मेंबर्स वहीं पे हैं। वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुगा बताता है कि मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि हमने सूट को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। और फिर यहाँ पे कुगा तुरंत ही सूट पहनता है और इन सबको बोलता है कि इस लड़की का ध्यान रखना। और इतना बोलने के बाद वो चला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इधर पे हम देखते हैं कि सेजी आ जाता है कुगा के फादर से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुगा के फादर ने ऑलरेडी एक आर्मी तैयार करके रखी थी सेजी के लिए। वो तुरंत ही सेजी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेजी के साथ भी एक प्लेयर था जो कि सारे बुलेट्स को अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ पे सेजी को कुछ नहीं होता। फिर सेजी यहाँ पे कुगा के फादर के पास चला जाता है और बोलता है कि ये तरीका नहीं है अपने मेहमानों का वेलकम करने का।
और इधर पे कूगा के टीममेट्स उसको बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज है अंदर से, इसलिए काम करो, सूट को खोल दो और वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कूगा बोलता है कि नहीं, मुझे और पावर चाहिए। और यहाँ पे जिन भी आ जाता है सेजी से मिलने के लिए। वो यहाँ पे सेजी को समझाता है कि अपनी फाइट रोक दो यहीं पे। लेकिन यहाँ पे सेजी बोलता है कि तुम्हें हमारे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे फिर वो अचानक से लड़ने लगता है जिन से। लेकिन यहाँ पे सेजी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसको देख तक नहीं पा रहा था। और यहाँ पे सेजी बताता है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ। और वो तुरंत ही यहाँ पे जिन के चेस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो अपना पूरा हाथ यहाँ पे जिन के चेस्ट के अंदर डाल देता है। और बाद में जो चीज उसको चाहिए थी वो चीज जब उसको मिल जाती है तो वो अपना हाथ निकाल लेता है। और बेसिकली ये वही चीज है जो कि सेजी ने बहुत पहले जिन की बॉडी के अंदर डाला था। अब ये पूरी तरीके से लाल हो चुका है और बिना इसके यहाँ पे जिन अपने रेड वाले फॉर्म में नहीं आ सकता। इसके बाद यहाँ पे सेजी एक सच्चाई बताता है जिन को। वो बोलने लगता है कि कंजाकी भले ही तुम्हें ह्यूमन की तरह रेस करना चाहता था और एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तुम्हारी चेस्ट के अंदर इस रास्ते को खुला क्यों छोड़ा? ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी तुम्हें एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदलता हुआ देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि तुम्हारी पावर कितनी है। लेकिन यहाँ पे जिन को अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब यहाँ पे सेजी बताता है कि देखो, अपनी वाइट वाले अवतार में तुम मुझे नहीं हरा सकते, और अगर तुम्हें ये स्टोन चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर को बाहर आने देना होगा और एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाओ जो कि सभी इंसानों को खत्म कर दे। और यहाँ पे कोनोहा आकिमी को बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। आकिमी इसको मना करती है कि बाहर अभी मत जाओ, बाहर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे कोनोहा बोलती है कि बाहर जिन और कुगा दोनों ही मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे भी जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। और इतना बोलने के बाद वो घर से बाहर चली जाती है। इधर पे कुगा जैसे ही आ जाता है वो तुरंत ही सेजी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सेजी तो वहां से भाग जाता है और उसके साथ जो प्लेयर था वो हमला कर देता है यहाँ पे कुआ के ऊपर। लेकिन कुगा की पावर इस बार इतनी ज्यादा थी कि वो एक ही बार में यहाँ पे इस प्लेयर को खत्म कर देता है। और यहाँ पे जितने भी मीडिया के लोग थे वो सब लोग यहाँ पे कुगा को देख के समझ रहे थे कि कुगा उन सब का हीरो है। लेकिन तभी यहाँ पे कुगा चला जाता है जिन के पास और जिन यहाँ पे उसको बताता है कि जो रेड स्टोन सेजी के पास है वो लाके मुझे दो। गुगा फिर यहाँ पे सेजी को ढूंढने लगता है और उसको सेजी मिल भी जाता है। जब वो रेड स्टोन को देखता है तो उसको याद आता है कि इसी तरीके का रेड स्टोन तो पेंडेंट के अंदर भी हुआ करता था जो कि जिन के पास पहले था। लेकिन अब यहाँ पे मीडिया के सामने कुगा के फादर सबको ये बता रहे होते हैं कि जिन ने ही सारे लोगों की जान ली है। और उसके बाद वो अपनी आर्मी को बोलते हैं कि जिन की जान ले लेना। और इसके अलावा वो अपने बेटे को भी यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि जिन को मार दो, क्योंकि यहाँ पे कुगा के फादर को पता चल गया था कि सूट के अंदर उन्हीं का बेटा है। इसलिए वो तुरंत ही अपने बेटे को बोलते हैं कि जिन की जान ले लो। लेकिन यहाँ पे कुगा ऐसा नहीं करता, बल्कि वो गन यहाँ पे अपने ही फादर के सामने रख देता है। और इसके बाद वो मीडिया के सामने सबको बताता है कि मेरे फादर ईविल हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्लेयर्स को बनाया और उनकी वजह से न जाने कितने मासूम मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसका सूट होता है वो लगातार उसको वार्निंग दे रहा होता है कि हमारे ऊपर कई सारे हमले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे सोल्जर्स एम करके रखे थे कुआ के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी कुआ यहाँ पे नहीं डरता अपने फादर से और फाइनली वो अपने फादर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक लड़की बीच में आ जाती है जो कि यहाँ पे बुलेट को अपने ऊपर ले लेती है। कुगा के फादर तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरा शॉट फिर से कुगा के फादर के ऊपर चलाया जाता है, जिसके बाद कुगा के फादर मर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सेजी सभी मीडिया वालों को बताता है कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे हैं वो अपने असली रूप में आ सकते हैं। और उसके बाद मीडिया में जितने भी प्लेयर्स छुपे हुए थे वो सारे अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ नीचे से कोनोहा ये सब देख लेती है। कोनोहा यहाँ पे पुलिस वालों को बता रही होती है कि मेरे को बिल्डिंग के अंदर जाने दो, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता। तभी वहां पे सयामा आता है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि ये भी एक अमाकी है और पर इसके बाद दोनों ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। अब इधर पे हम लोग देखते हैं कि कुआ की टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लगातार सूट को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं और लोग बता रहे होते हैं कि सूट को अगर इसी तरीके से लगातार इस्तेमाल किया गया उसके फुल पोटेंशियल पे तो हो सकता है सूट आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि सूट को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पे कुआ को बताते हैं कि अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे ये लड़की भी लगातार प्रे कर रही होती है क्योंकि उसको कुआ की फिक्र होती है। लेकिन यहाँ पे कुआ अपनी पावर का फिर इस्तेमाल करता है और लगातार एक प्लेयर से लड़ रहा होता है। उस प्लेयर से लड़ते समय उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बाकी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। जिन अपने आंखों से ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जिन के चेस्ट में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सेजी को, जो कि उसके सामने रेड स्टोन फेंक देता है। बोलता है कि इस पावर को अपना लो, क्योंकि इस पावर को पा लेने के बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल तो बन जाओगे, लेकिन इसके अलावा तुम सभी मॉन्स्टर्स के एक तरीके से लीडर भी बन जाओगे। और यहाँ पे फिर जिन धीरे धीरे स्टोन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुगा उसको ऐसा करने से
मना करता है। वो बताता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोन कर्स्ड है, यानी कि जैसे ही तुम उसको अपनी बॉडी के अंदर डालोगे हो सकता है तुम्हारे अंदर पावर तो आ जाए लेकिन तुम ईविल बन जाओ और सभी मॉन्स्टर्स का साथ देने लगो। इसलिए 2 बार सोच लो कि तुम क्या करने वाले हो। और यहाँ पे जिन भी सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लेज़र वाला प्लेयर होता है जो कि लगातार कुआ से फाइट कर रहा था, वो तुरंत ही यहाँ पे कुआ के ऊपर बहुत बड़ा लेज़र से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे कुआ बच जाता है और फिर उसके बाद वो उस प्लेयर को ख़त्म कर देता है। कोनोहा जैसे ही यहाँ पे आती है वो देखती है कि यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और ऊपर से यहाँ पे कई सारे मासूम इंसान भी मारे जा चुके हैं। लेकिन कोनोहा को तब बुरा लगता है जब वो देखती है अपनी माँ की डेड बॉडी को। वो यहाँ पे अपने फादर की डेड बॉडी को भी देखती है और दोनों की डेड बॉडी को देखने के बाद वो रो रही थी। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसको पता ये चलता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है। और यहाँ पे सेजी जिनको बोलता है कि तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा क्योंकि बहुत जल्द तुम अपने ही सामने अपने लोगों को मरते हुए देखोगे। और फिर हम देखते हैं कि एक प्लेयर वहाँ पे हनाको को ले आता है। अब यहाँ पे जिन को फिक्र होती है हनाको की, इसलिए वो तुरंत ही रेडस्टोन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुगा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको बोलता है कि रेडस्टोन का इस्तेमाल मत करना। लेकिन तभी यहाँ पे सेजी बोलता है कि तुम अपने फिक्र करो और उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे ऑर्डर देता है कि तुरंत ही कुआ के ऊपर हमला करने के लिए चले जाओ। और यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स कुआ के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन फिर कुआ एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा था। और यहाँ पे जिनको फिक्र होती है कि कहीं हनाको की जान चली ना जाए, इसलिए वो तुरंत ही रेडस्टोन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। कुआ फिर उसके सामने आता है और बोलता है कि देखो तुम रेडस्टोन का इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन याद रहे कि अगर तुमने दुश्मनों का साथ दिया तो मुझे तुम्हें मारना होगा। और यहाँ पे जिन बोलता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद जिन स्टोन को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है और वो फिर से पावरफुल बन जाता है। लेकिन इस बार जो उसका रेड वाला फॉर्म था वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा था, यानी कि वो सबसे हाइट में ज़्यादा बड़ा लग रहा था। जिसके बाद यहाँ पे कुआ को उससे डर लगता है और वो अपना गन उसकी तरफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि देखो मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पूरे कंट्रोल में हूँ। लेकिन यहाँ पे जिन के हाथ में जो रिंग था उसकी चमक से यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सेजी अपने असली रूप में आने लगता है। लेकिन यहाँ पे जिन को सबसे बड़ा धक्का ये लगता है जब उसको ये पता चलता है कि हनाको भी एक प्लेयर है और वो भी अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आ रही है। और यहाँ पे सेजी बताता है कि प्लेयर्स को अब इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको बीच में से काट देता है। कोनोहा को यहाँ पे सभी सोल्जर्स के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि सारे सोल्जर्स हैं तो इंसान ही। लेकिन तभी यहाँ पे एक प्लेयर जिसके हाथ में स्वॉर्ड है वो हमला कर देता है कुआ के ऊपर। लेकिन वहीं पे जिन चला जाता है उन सभी प्लेयर्स को खत्म करने के लिए जो कि इंसानों को लगातार टॉर्चर कर रहे थे और उनकी जान ले रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे सेजी जिन को बताता है कि हनाको एक सैंड मॉन्स्टर है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो इस पूरे एरिया को सैंड में बदल देगी। इसके अलावा मैंने हनाको को तुम्हारे पास भेजा था और मैं चाहता था कि हनाको तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप बना ले ताकि जब तुम अपना प्यार उसके सामने कन्फेस कर दोगे तब जाकर के हम तुम्हारा दिल तोड़ देंगे। ऐसा होने के बाद तुम इंसानों से नफरत करोगे और आराम से ईविल बन जाओगे, जो कि हमारे बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ पे जिन बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि हनाको ने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की थी और मुझे पता है कि वो सारी फीलिंग्स सच्ची थी। और इतना बोलने के बाद वो सेजी के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सेजी के पास जितने भी लाइट ब्लेड्स थे वो उनसे हमला कर देता है जिन के ऊपर और यहाँ पे जिन की बॉडी में कई सारे कट लग जाते हैं, जिसके बाद जिन नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे सेजी लगातार जिन को भड़काने की बातें कर रहा होता है। वो यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि देखो हनाको अब कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी, तो तुम्हें उसको मारना तो होगा ही क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और तुम्हारा तो शुरू से यही काम रहा है कि तुम हर एक प्लेयर को ख़त्म कर देते हो। तो चलो आगे बढ़ो और इस प्लेयर को भी ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पे जिन सेजी की सारी बातों को इग्नोर करता है और तुरंत ही चला जाता है सेजी के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है और यहाँ पे सेजी के पीछे से हमला कर देता है। सेजी इससे पहले कि कुछ कर पाता, यहाँ पे जिन अपना एक हाथ उसकी सीने के आर पार कर देता है। लेकिन यहाँ पे सेजी मुस्कुराता है और बोलता है कि मैं यही देखना चाहता था। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, उस गुस्से को बाहर आने दो। और इधर पे हम देखते हैं मिसुगाई को, जो कि अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। और यहाँ पे मिसुगाई को ये बात अच्छे से पता थी कि जो वेपन उसने बनाया है उसकी ट्रू पोटेंशियल वो खुद देखना चाहता था, यानी कि उसकी ट्रू पावर को वो देखना चाहता था। लेकिन इस चक्कर में न जाने कितने मासूमों की जान चली गई। और तभी यहाँ पे हनाको अपनी बॉडी की वजह से पूरे नीचे के फ्लोर को सैंड में बदल देती है और फिर वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पे कई सारे ह्यूमंस भी उसके साथ नीचे गिर रहे होते हैं और यहाँ पे जिन चले जाते हैं उन सभी ह्यूमंस की जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हनाको के कांटेक्ट में आते हैं वो सभी यहाँ पे सैंड में बदल जाते हैं। और यहाँ पे कुगा का जो सूट होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे कुगा अपनी आखिरी पावर का इस्तेमाल करता है हनाको की जान लेने के लिए और वो तुरंत ही हनाको के ऊपर हमला कर देता है, उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। और ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि अगर हनाको को नहीं मारा गया तो वो सभी ह्यूमंस को सैंड में बदल देगी। लेकिन यहाँ पे जिन अंदर से टूट जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति से उसने प्यार किया था वही उसके सामने मर गया।
उसको पता था कि हनाको एक ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हनाको से प्यार करता था। और यहाँ पे कोनोहा को ये बात पता चल जाती है कि उसकी माँ के ऊपर गोली कुगा नहीं चलाई थी, और ऊपर से उसके फादर की जान भी कुगा नहीं ली है। लेकिन उसकी माँ बताती है कि इसमें कुगा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुगा एक सच्चा हीरो बनना चाहता है, और एक सच्चा हीरो हमेशा बुराई को ख़त्म करता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुराई अपनों में है या फिर परायों में। अगर किसी के अंदर भी बुराई है और जो इंसानों को मारना चाहता है तो उसको ख़त्म करना ही होगा। इसलिए यहाँ पे कुगा ने जो किया वो सही था। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सैजी को, जो कि यहाँ पे जिन को लगातार भड़का रहा होता है कुगा के खिलाफ, और बता रहा होता है कि देखा, जिस इंसान को तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते थे उसी इंसान ने तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लिया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए और इन सभी इंसानों को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे कुगा जिन को समझाने की तो कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सैजी कुगा को दूर फेंक देता है। और ऐसा होने के बाद यहाँ पे कुगा का सूट इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि अब वो किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे कोनोहा भी अपने भाई को बताती है कि देखो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम जस्टिस करो और एक हीरो बनो, लेकिन इस चक्कर में मैं नहीं चाहती कि मैं अपने भाई को खो दूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे सैजी अपना एक पाँव रख देता है कुगा के ऊपर, और यहाँ पे जिन को बोलता है कि आओ और अपना बदला ले लो, जिसके बाद तुम प्योर ईविल बन जाओगे। और फिर यहाँ पे वो कुगा का ही स्वॉर्ड उसको दे देता है। यहाँ पे जिन उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और तुरंत ही यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये नज़ारा देखने के बाद यहाँ पे कोनोहा डर जाती है और यहाँ पे जिन को बोलती है रुकने के लिए, लेकिन यहाँ पे जिन नहीं रुकता। और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि जिन यहाँ पे कुगा के ऊपर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि वो यहाँ पे तुरंत ही सैजी के ऊपर हमला कर देता है। वो स्वॉर्ड को यहाँ पे सैजी के सीने के आर पार कर देता है और यहाँ पे सैजी अब मरने वाला था। लेकिन सैजी मरते समय भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा काम तो पूरा हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल करके तुम एक प्योर ईविल बन जाओगे जो कि हर एक इंसान को ख़त्म कर देगा। और इतना बोलने के बाद सैजी वहाँ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो यहाँ पे अपने 2 ब्लेड को बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग अब नीचे गिर रही थी। और यहाँ पे कंक्रीट के बहुत ही बड़े टुकड़े कोनोहा और यहाँ पे डिटेक्टिव के ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जिन और बीच में कुआ आ जाते हैं उन दोनों की जान बचाने के लिए। यहाँ पे कुआ का सूट अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए आगे आता है। और फिर आखिर में ये दोनों आमने सामने होते हैं। यहाँ पे जिन उससे एक सवाल पूछता है कि हनाको पहले एक इंसान हुआ करती थी और वो बहुत ही अच्छी थी, उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मॉन्स्टर में बदल गई तो तुमने उसकी जान तुरंत ही ले ली। यहाँ पे कुगा बताता है कि देखो, ये करना ज़रूरी था, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो बाकी इंसानों की जान ले लेती, और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कई बार हमें बलिदान देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन उसकी बात से अग्री नहीं करता। वो यहाँ पे बोलता है कि हर बार तुम्हारा ऐसा ही है, तो मैं ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों की जान बचाने के लिए अगर कुछ लोग मारे जाएं तो ये सही है, लेकिन जो रियल हीरो है वो हमेशा सबकी जान बचाएगा, वो कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। हो सकता है हम लोग हनाको को किसी और तरीके से ठीक कर सकते थे और उसको वापस से इंसान बना सकते थे, लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे कुआ अपना मास्क उतारता है और बोलता है कि मैं यहाँ का हीरो हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा, क्योंकि तुम भी एक मॉन्स्टर हो, और जब तक ये तुम्हारा रिंग यहाँ पे रहेगा तब तक सारे प्लेयर्स यहाँ पे आते रहेंगे, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी को तुम्हारे हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और इतना बोलने के बाद वो चला जाता है जिन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जिन बहुत ही आराम से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था और उसके बाद वो कुआ को नीचे गिरा देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कोनोहा को, जो कि यहाँ पे कुआ को बोलती है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन यहाँ पे कुआ उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फिर उसके बाद कुआ अपने स्वॉर्ड को गन में बदल देता है और यहाँ पे एम करता है जिन के सिर के ऊपर। यहाँ पे जिन बिल्कुल भी नहीं डरता और वहीं पे खड़ा रहता है। यहाँ पे कुआ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो फायर कर देता है। फिर इसके 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शहर एकदम नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब इनके शहर का एक नया हीरो आ चुका है जिसका नाम होता है अल्फा, जो कि यहाँ पे एक प्लेयर को खत्म कर देता है और इंसान की जान बचा लेता है। और क्योंकि इस शहर में अल्फा नाम का एक नया हीरो आ चुका है, तो इसी की वजह से शहर अब बहुत ज्यादा सुरक्षित है और ऊपर से प्लेयर्स का दिखना बहुत ज्यादा कम हो चुका है और ऊपर से कोई भी नहीं जानता कि अल्फा के मास्क के पीछे कौन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुआ को, जो कि अमागी कॉर्पोरेशन का नया हेड बन चुका है, और यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि अभी फिलहाल के लिए वो रिलेशनशिप में है मायो के साथ, यानी कि उसी लड़की के साथ जिसकी उसने जान बचाई थी। फिर इसके बाद 3 साल पहले का फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुआ ने एम कर दिया होता है जिन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो फायर तो करता है लेकिन जिन को कुछ होता नहीं, बल्कि यहाँ पे जिन कुआ को नीचे गिरा देता है। इसके बाद यहाँ पे जिन की पूरी बॉडी बदल जाती है, यानी कि वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो इतना बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है कि यहाँ पे स्वीपर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिन यहाँ पे कुआ की जान लेने वाला था, लेकिन इसके बाद जिन अपनी खुद की बॉडी को मना करता है ऐसा करने से। फिर वो नॉर्मल हो जाता है और फिर यहाँ पे वो सबको बोलता है कि हमेशा उम्मीद की तरफ देखना, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चले जाता है। यहाँ पे कुआ उसका पीछा करने वाला था, लेकिन कोनोहा उसको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर बाद में वहाँ पे मित्सुकाई आकर के उसको पूरी सच्चाई बताता है
वो बोलता है कि भले ही जिन एक मॉन्स्टर हो, लेकिन आज भी वो दिल से इंसान ही है। और ऊपर से कंजाकी ने उसको इस तरीके से पाला है कि वो कभी भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो प्लेयर्स को इस तरीके से बनाया था कि वो आपस में लड़ते रहें। लेकिन यहाँ पे कंजाकी ने ही उसके अंदर ह्यूमैनिटी डाली और उसको समझाया कि प्यार क्या होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको अकेला छोड़ दो। और फिर 3 साल के बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और यहाँ पे कुआ बता रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि प्लेयर्स डरते किससे हैं, अल्फा से या जिन से। मायो यहाँ पे बताती है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डरते किससे हैं, बल्कि हमें यहाँ पे इंसानों के बारे में सोचना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि प्लेयर्स इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और इधर पे हम देखते हैं कोनोहा को, जो कि हकीमी के साथ मिल करके जरूरतमंद लोगों को खाना दे रही होती है। तभी वहाँ पे सयामा आता है, जो कि पूछता है कि क्या जिन ने तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं लगातार जिन को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं। और यहाँ पे ये दोनों भी बोलती हैं कि जिन ने कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कोनोहा सोच रही होती है कि जिन अभी क्या कर रहा होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक रात ऐसी आ जाती है जहां जिन सबके सामने आ जाता है और वहीं 2 मॉन्स्टर्स को मारकर 2 इंसानों की जान बचा लेता है। लेकिन इस पूरी घटना को सेजी छुपकर देख रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद जब जिन अकेला खड़ा होता है तभी वहां स्वीपर आ जाता है और बताता है कि उसके मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर जिन चेतावनी देता है कि उसकी रिंग की वजह से लोग मॉन्स्टर में बदल सकते हैं, लेकिन स्वीपर कहता है कि इसके बावजूद उसके मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं और वे कूगा के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर कूगा भी ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये सुनने के बाद जिन मान जाता है और कहता है कि वो मिलने के लिए आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो दोबारा अपने जेट फॉर्म में चला जाता है और उन सभी प्लेयर्स को ढूंढने निकल पड़ता है जो इंसानों के बीच छुपे हुए थे, ताकि वो एक एक करके सबका अंत कर सके। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।